Good morning, Vita. I hope you all will be okay. And today we will start our second part of unit and measurement for physics for class 11th. और उससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था, एक बार उसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट्स पार्ट ए, फर्स्ट पार्ट में हमने जो कल डिस्कस किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था? फिजिकल क्वांटिटीज से, कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी? जिनकी मेजरमेंट ली जा सके विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जिन्हें मेजर कर सकते हैं और जिन्हें हम फिजिकल लॉज की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। एंड फिजिकल क्वांटिटीज वाज ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट क्या थी आपकी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो कि बिल्कुल बेसिक है। जैसे हमारे लैंग्वेज हम सीखते हैं, हिंदी सीख रहे हैं, तो आपके ए आई या क ख ये सारे आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके वर्णमाला के वर्ण हैं, वो हमारे क्या है? बेस है। उसी से हम पूरी लैंग्वेज सीख पाएंगे। ऐसे इंग्लिश में ए बी सी डी जो है अप टू जेड 26 लेटर है, वो क्या है? हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के बेस हैं या फंडामेंटल पार्ट्स हैं उसके। तो ऐसे ही हम यहाँ पढ़ेंगे यूनिट के बेस, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। हम पहले क्वांटिटीज स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड टाइप की थी फिर आपकी कौन सी? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और थर्ड थी आपकी सप्लीमेंट्री, जिसमें सिर्फ 2 थी। आपकी फंडामेंटल है, उसमें कितने थी क्वांटिटीज? 7 थी। कौन कौन सी? लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी है और क्वांटिटी ऑफ मैटर है। इनकी यूनिट और इनके सिंबल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। सप्लीमेंट्री हैं वो सिर्फ 2 हैं, प्लेन एंगल जिसको आप सिंपली एंगल कहते हैं, और आपका सॉलिड एंगल जो 3 डायमेंशन का एंगल होता है। प्लेन एंगल की यूनिट क्या थी? रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या थी? स्टीरेडियन थी। ठीक है, एक बार फंडामेंटल की यूनिट को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेंथ के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है वो हमारी क्या है? मीटर है एसआई सिस्टम में। मास के लिए किलोग्राम है, टाइम के लिए सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर है। इनके सिंबल भी आपको अच्छे से पता है। मीटर को हम स्मॉल एम में, किलोग्राम को केजी, टाइम सेकंड है तो सेकंड को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। कभी कभी आई भी वर्ड यूज कर लिया जाता है, बट मोस्ट ऑफ सिंबल ए यूज होता है। टेम्परेचर के लिए फिर केल्विन यूज किया जाएगा, सिंबल इसका के होता है, और रेयरली इसके लिए थीटा भी यूज कर लिया जाता है। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी कैंडल है, जिसका सिंबल सी होगा, और आपका क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो आप मैटर पढ़ रहे हैं, सब्सटेंस, उसकी यूनिट थी मोल, MOL उसका सिंबल होगा। ऐसे ही सप्लीमेंट्री 2 हैं। रेडियन किसके लिए? प्लेन एंगल के लिए, और स्टीरेडियन किसके लिए थी? आपकी सॉलिड एंगल के लिए। और रेडियन को हमने डिग्री से भी रिलेट किया था कि हम रेडियन को डिग्री या डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, फिर उसके बाद था ड्राइव्ड यूनिट या ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो इन 9 क्वांटिटीज को छोड़कर 7 फंडामेंटल और 2 आपकी क्या है? आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इन 9 को छोड़ने के बाद जो बाकी क्वांटिटीज हैं वो क्या होंगी? आपकी ड्राइव्ड होंगी, जो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, जिनको आप ड्राइव करोगे, जिनका फॉर्मूला निकालोगे, तो भी आपको किन की जरूरत पड़ेगी? फंडामेंटल्स की जरूरत पड़ेगी उनको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो वो आपकी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और उनकी जो यूनिट है, उनकी जो हम मेजरमेंट लेते हैं जिन यूनिट्स में, वो कैसे कहलाएंगे? फिर आपकी सिमिलरली फंडामेंटल जो क्वांटिटीज थी, उनकी यूनिट को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। जो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट को ड्राइव्ड यूनिट बोल देंगे, और जो आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कह सकते हैं। चलिए, तो उसके बाद पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में सिर्फ जिक्र किया था, जब हम सप्लीमेंट्री या फंडामेंटल पढ़ रहे थे, कि इनका डायमेंशन ये होता है या सप्लीमेंट्री का डायमेंशन नहीं होता है। वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में जाने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसको डायमेंशन को, कि डायमेंशन एक्चुअली है क्या। ठीक है, वैसे तो आपको बोल दिया जाए कि रूम की डायमेंशन बताएं, तो आप बताएंगे कि लेंथ ये, ब्रेड्थ ये मीन्स उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आपने बताया कि रूम की इतनी लेंथ है, इतनी ब्रेड्थ है, इतनी हाइट है, तो उसके आप
एक्चुअल पोजीशन को क्लियर कर पा रहे हैं, एक्चुअल साइज को क्लियर कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही कि किस क्वांटिटी में क्या डायमेंशन है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन को बताएगा, एक्सप्लेन करेगा कि एक्चुअली ये किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है या किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, उसे हम डायमेंशन कहेंगे। तो एक्चुअली डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशंस पावर्स होती हैं। डायमेंशंस आप कह सकते हैं डायमेंशंस आर द पावर्स अप टू विच, जहां तक up to which we can raise fundamental units। क्या है डायमेंशंस? वो पावर है जहां तक हम फंडामेंटल यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। यानी कि जो फंडामेंटल आपके सिंबल थे उनकी कितनी पावर बनेगी किसी सिंबल में, वो उसका क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। और वो पावर्स ही क्या है, आपकी डायमेंशंस हैं। और अच्छे से क्लियर होंगे आपको एग्जांपल्स डिस्कस करने के बाद। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट, जैसे आपने सबसे पहले हम फंडामेंटल को ही पढ़ते हैं क्योंकि हमें पावर किनकी रेज करनी है, फंडामेंटल यूनिट्स की। तो पहले हमें जो फंडामेंटल हमारी क्वांटिटीज हैं उनके सिंबल्स, उनके डायमेंशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम बाकी क्वांटिटीज का कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जो फंडामेंटल थी, आई थिंक आप सभी को याद होंगी कौन सी 7 क्वांटिटीज थी, उनको हम लिखते हैं। फर्स्ट आपकी क्या थी, लेंथ थी, जिसकी यूनिट क्या थी आपकी, मीटर। तो एक्चुअली यहाँ मैं लिख रही हूँ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ हम लिख रहे हैं यूनिट, और यहाँ हम डिनोट करेंगे उसके डायमेंशंस, ठीक है। तो फर्स्ट थी आपकी लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर थी जिसका सिंबल स्मॉल m था, और उसका डायमेंशन होगा लेंथ के लिए कैपिटल L। उसके बाद सेकंड हमने मास को डिस्कस किया था। तो मास का सिंबल, मास की यूनिट क्या थी, किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल क्या था, kg, और इसका डायमेंशनल सिंबल क्या होगा, कैपिटल M होगा। थर्ड आपने टाइम के बारे में पढ़ा। तो टाइम है, टाइम की यूनिट क्या थी आपकी, सेकंड थी, लेकिन इसका जो डायमेंशनल सिंबल होगा वो क्या होगा, कैपिटल T होगा। उसके बाद फोर्थ था आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट की यूनिट आपने पढ़ी थी एम्पियर, और उसका सिंबल A था, और डायमेंशनल सिंबल भी क्या होगा, A ही होगा। उसके बाद फिर आपने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की SI यूनिट क्या थी आपकी, केल्विन, और इसका डायमेंशनल सिंबल भी हम क्या लेते हैं, केल्विन ही लेते हैं, बट रेयरली कभी कभी इसे हम थीटा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये था आपका क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या मैटर आप कह सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या मैटर। तो अब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या मैटर की यूनिट क्या थी, मोल, जिसका सिंबल मोल है, इसको भी हम MOL लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद सेवंथ थी आपकी लुमिनस इंटेंसिटी, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, लुमिनस इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट थी कैंडेला, जिसका सिंबल क्या था, CV, और यहाँ भी यही यूज किया जाता है। और मोस्ट ऑफ, सबसे ज्यादा, मोस्टली आपके क्या क्या यूज किए जाते हैं, आपकी MLT मीन्स लेंथ, मास और टाइम के डायमेंशन सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। उसके बाद उनकी बारी आती है जो कि बहुत कम यूज होते हैं। तो ये थी आपकी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ये हैं 7 फंडामेंटल आपकी यूनिट्स, और ये हैं आपके 7 फंडामेंटल डायमेंशंस, जिस पे बाकी सभी फॉर्मूलाज के डायमेंशंस डिपेंड करेंगे। चलिए, उसके बाद दो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी थी। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो होती हैं डायमेंशनलेस। जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है उनकी यूनिट आपने पढ़ा, सप्लीमेंट्री फर्स्ट क्वांटिटी थी प्लेन एंगल, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट है प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट क्या थी हमारी, रेडियन, जिसका सिंबल RD था। लेकिन ये क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है, डायमेंशन नहीं होता। वो अब हम देखेंगे क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता एग्जांपल्स में। और सेकंड आपकी क्या थी, सॉलिड एंगल, जो 3D में आपने पढ़ा
सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट थी स्टीरेडियन। स्टीरेडियन को हम SG से डिनोट कर रहे थे, और ये भी क्या होता है, डायमेंशनल लेस होता है, डायमेंशन लेस। डायमेंशन नहीं होती आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में, और ये दो ही होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस आपने पढ़ लिए, ये होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स, जो कि बहुत हैं, उनकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, 2, 4, 5, 10, 15 नहीं है। चलिए, तो चलिए बेटा, हम ड्राइव्ड यूनिट के डायमेंशंस के बारे में अब डिस्कस करते हैं, क्योंकि 3 तरह की यूनिट या 3 तरह की क्वांटिटीज हमने डिस्कस की, जिनमें से 2 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, सिर्फ इतना ही था। बाकी अब जो है सारा आपका ड्राइव्ड यूनिट पे बेस्ड है, तो हम ड्राइव्ड यूनिट के बारे में देखते हैं। डायमेंशंस ऑफ ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कह सकते हो आप, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब फर्स्ट हम लेते हैं, सिंपली स्टार्टिंग करते हैं, एरिया से करें। एरिया, अब फॉर्मूला से आप ले सकते हैं या आप यूनिट से भी ले सकते हैं, दोनों से ले सकते हैं। देखिए, दोनों से करेंगे। अगर हम फॉर्मूला कंसीडर करते हैं तो ये होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। लेंथ भी डिस्टेंस है, ब्रेड्थ भी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कोई लेंथ ही है, जो हमने यहाँ लिखा था कि लेंथ इज इक्वल टू मीटर इक्वल टू, उसका सिंबल था L। तो आपके लेंथ के लिए भी जो डायमेंशनल सिंबल होगा वो क्या होगा, L होगा, और ब्रेड्थ के लिए भी जो डायमेंशनल सिंबल होगा वो क्या होगा, L। देखिए, इसके लिए L इंटू इसके लिए भी आपका L। अब L इंटू L, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और एक्चुअली जो शो नहीं होता वो पावर क्या होती है, 1 होती है। तो हम पावर्स ऐड करेंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगी, 2। तो आप एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कह सकते हैं, ये सिंबल L2 है। कंप्लीटली अगर आप लिखें तो यहाँ m की कोई पावर नहीं है, तो हम 0 लिख सकते हैं। L की 2 पावर्स हैं और टाइम की कोई पावर नहीं है, तो क्या बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला आपके एरिया के लिए, m0 L2 T0। नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी को ले। वेलोसिटी नहीं, इसको देखने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आप फॉर्मूला या यूनिट दोनों को पिक कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने जो ड्राइव किया वो किससे किया है, फॉर्मूला से ड्राइव किया है। अब एक बार इसकी यूनिट से भी ड्राइव करके देखें। यूनिट एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। अब रिवाइज करो, लेंथ आपकी फिजिकल क्वांटिटी थी, उसकी यूनिट आपकी मीटर थी, और उसका सिंबल L था, है ना। अब मीटर के लिए हम L यूज करेंगे, तो मीटर स्क्वायर के लिए हम क्या यूज करेंगे, L स्क्वायर यूज करेंगे, और L स्क्वायर यूज करेंगे तो टोटली आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m की कोई पावर नहीं है तो हम m0 कहेंगे, l रेज़ टू पावर 2 एंड t रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, स्पीड या वेलोसिटी। क्योंकि आपको ये पता है स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट्स सेम है, यूनिट्स सेम होंगी तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी क्या होंगे, सेम। क्योंकि आपने देखा कि यूनिट से जो आया है वही फॉर्मूला से भी आ रहा है। तो कई बार ऐसी क्वांटिटीज भी आप देखेंगे कि जिन क्वांटिटीज का यूनिट है वो सेम है और फॉर्मूलाज हैं वो अलग अलग हैं, तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको सेम ही मिलेगा। जैसे आप एनर्जी के बारे में ये कह सकते हैं ना कि एनर्जी और वर्क, ठीक है, उनकी यूनिट सेम होती है। एनर्जी की यूनिट भी क्या है, जूल है, वर्क की यूनिट भी क्या है, जूल है। तो जब हम इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ ड्राइव करेंगे तो आप देखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, लेकिन एनर्जी और वर्क की जो फॉर्मूला है वो आपके डिफर करते हैं। जैसे वर्क को तो आप क्या कह देते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी को डिपेंड करता है आप कौन सी एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आप काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं तो आप हाफ mv² कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, mgh कहेंगे, और कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसका डिफरेंट फॉर्मूला आ जाएगा। तो मीन्स फॉर्मूला अलग अलग है बट यूनिट सेम है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला
क्या होगा, सेम होगा, वो भी हम पढ़ेंगे। चलिए, तो सेकंड स्पीड या वेलोसिटी जिनकी यूनिट क्या है, सेम है। तो क्या है इनकी यूनिट, आपको पता होगा स्पीड या वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, पढ़ा है ना। तो आपको पता है मीटर के लिए क्या आएगा, L, और सेकंड टाइम है तो t पावर -1 है तो -1 हो जाएगा। तो कंप्लीट के अगर डायमेंशन फॉर्मूला मुझे लिखना पड़े तो mLT की फॉर्म में लिखेंगे, m की पावर कोई नहीं है तो m0, L की पावर 1 ही है और t की पावर -1 है। तो आप इसको L1t-1 या m0 L1t-1 कह सकते हैं स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब स्पीड या वेलोसिटी को आप इसके फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर स्पीड होती तो यहाँ डिस्टेंस है और यहाँ क्या आएगा, टाइम। डिस्टेंस को हम L कहेंगे, टाइम को हम t कहेंगे और t ऊपर जाएगा तो t-1 बनेगा, m है ही नहीं तो m0 L1t-1 होगा। अगर हम स्पीड की बजाय यहाँ वेलोसिटी पुट करते तो यहाँ डिस्टेंस की बजाय क्या आ जाता, डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाता आपका, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी क्या है, डिस्टेंस की जैसी ही है, L है बाय में t और सेम आता आपका। तो डायमेंशन फॉर्मूला आप स्पीड वेलोसिटी का या एरिया का अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और क्वांटिटीज का हम कैलकुलेट करके देखते हैं, हम उनकी यूनिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उनके फॉर्मूला से भी, जो आपको इजी लगे आप वो मेथड अपना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम फोर्स के बारे में कैलकुलेट करते हैं, फोर्स का क्या होगा, ठीक है। तो फोर्स की अगर आपको यूनिट ध्यान है तो आप यूनिट लिख सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, पता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन। अब फोर्स की यूनिट न्यूटन है जिसका सिंबल आपका कैपिटल N है, लेकिन ये किससे बना था आपको ध्यान हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप अगर डायमेंशंस लिखेंगे तो किलोग्राम मास के लिए है और इसकी पावर 1 है तो हम m1 लिख सकते हैं। मीटर इसकी पावर 1 ही है तो मीटर तो डिस्टेंस है, L से शो करेंगे पावर 1 रहेगी, और टाइम को हम t से शो करते हैं, पावर -2 है तो m1 L1t-2। और कई बार अगर सिंगल पावर है तो जरूरी नहीं हम लिखें, हम सिर्फ इसे ऐसे भी लिख सकते हैं mLt-2, क्योंकि सेल्फ अंडरस्टूड है, पावर अगर शोन नहीं है तो पावर क्या है, 1 है। तो mLt-2 आपका किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, आपके फोर्स का हो गया। अब अगर इसकी यूनिट की बजाय हम फॉर्मूला से निकालें तो करें कैलकुलेट। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए, और एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी बाय टाइम। तो मास को एज इट इज था, एक्सेलरेशन को मैं वेलोसिटी बाय टाइम कह सकती हूँ। और सिंपली आ जाइए, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि m तो था ही, ये इसको मैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख रही हूँ और ये टाइम तो था हमारे पास, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हम इनके डायमेंशंस रखेंगे। आपका m है, m क्या है, मास। यहाँ पर मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, तो मास है, मास का डायमेंशन कैपिटल M होगा। डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस, इसका डायमेंशन L होगा। t है टाइम, और टाइम नीचे 2 टाइम्स है तो आप इसको t² कह सकते हैं। और अगर इसको ऊपर लेके आएंगे हम, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, अपना सिंबल चेंज करेगी, अपना साइन चेंज करेगी, तो ऊपर आके ये क्या बन जाएगी, t-2। तो अब देखिए जरा, क्या सेम है दोनों मेथड से, mLt-2 बिल्कुल सेम है। तो आप कौन सा भी मेथड अपना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगे। चलिए, फोर्स के बाद हम एनर्जी पर पहुंचे। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे ना एनर्जी। अब देखिए एनर्जी, अब एनर्जी है उसकी तो हमने बहुत सी टाइप पढ़ी है ना। वैसे तो एनर्जी को आप कहते हो रेट ऑफ कैपेसिटी ऑफ टू डू एनी वर्क को करने की कैपेसिटी। ज़्यादा कैपेसिटी है तो मोर एनर्जेटिक होगा और कम कैपेसिटी है तो कम एनर्जेटिक होगा। तो आप इसको इक्विवेलेंट टू वर्क कह सकते हैं। तो एनर्जी की टाइप लेते हैं। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ m/v² और यूनिट होगी जूल। तो अगर हम यहीं से निकालते हैं, हाफ क्या है आपका, कांस्टेंट है, और जो डायमेंशंस होते हैं वो कांस्टेंट के लिए नहीं होते, मीन्स कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, ठीक है।
कुछ अब कांस्टेंट भी दो टाइप के होते हैं। चलिए जिक्र आ गया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास दो टाइप की क्वांटिटीज हैं, एक कहेंगे आप वेरिएबल क्वांटिटी, एक कहेंगे आप कांस्टेंट क्वांटिटी। बट कई बार क्या होता है, कुछ क्वांटिटीज जो कि कांस्टेंट हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है और कुछ क्वांटिटीज का नहीं होता। तो आप कांस्टेंट को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। किस किस में? डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा है और डायमेंशन लेस कांस्टेंट कौन सा है। तो एक बार उसी का डिस्कस कर लेते हैं, हम बाद में उठाएंगे इसे। चलिए, आपने पाई के बारे में पढ़ा है। पाई इसकी वैल्यू आप कहते हैं क्या है, 22/7 है या 3.14 कह सकते हैं। इसके आगे कुछ नहीं लिखते ना, कोई यूनिट नहीं है तो इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। जिसकी यूनिट नहीं होती उसका डायमेंशन भी नहीं होता, जिसकी यूनिट होती है उसका डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन हो सकता है, is there any possibility that a substance that a quantity have unit but no dimension? तो what should be your answer? कि क्या ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट है और डायमेंशन नहीं है? और सेकंड क्वेश्चन ये भी हो सकता है, is there any quantity which have dimensions but no unit? तो क्वेश्चन एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में साइड में और इसके बारे में सोचना। इसका आंसर थोड़ी देर में देते हैं, पहले हम यहाँ कुछ डिस्कस करते हैं, उसके बाद शायद आप खुद आंसर दे पाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या थे, समझ गए? क्या ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट्स हैं बट डायमेंशन नहीं है? और एक क्वेश्चन है आपका कि क्या ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशंस हैं लेकिन यूनिट नहीं है? तो इनका आंसर थोड़ी देर में आपको मुझे देना है। आप कमेंट्स में डाल सकते हैं आंसर जो क्वेश्चन पूछा था। चलिए देखिए, तो पाई है, इसकी फिक्स वैल्यू है, कोई यूनिट नहीं है। तो ऐसे कांस्टेंट को, ये कांस्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। तो ये जो पाई है ये कैसा कांस्टेंट है? पाई है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ये ऐसी फिक्स वैल्यू है। जो आपके नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 या रेशियो में जैसे आपने यहाँ देखा 1/2, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होते हैं और इनकी भी कोई यूनिट नहीं है। तो ये भी क्या है आपके डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की दो टाइप आपने पढ़ी ना, डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो ये आपके कैसे कांस्टेंट हैं? इनकी वैल्यूज तो हैं फिक्स, इनकी वैल्यूज क्या हैं? फिक्स हैं, लेकिन इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज नहीं होते। तो वैल्यू फिक्स है इसलिए ये कांस्टेंट है और इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज नहीं है तो ये क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये नंबर्स हो सकते हैं। अब दूसरे कैसे कांस्टेंट होते हैं? जो डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं? डायमेंशनल। अब डायमेंशनल कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि उनकी वैल्यू तो है फिक्स, वो कांस्टेंट तो है, लेकिन उनके पास अपना डायमेंशन भी होता है। क्या इसके बारे में डिस्कस करें हम? चलिए, आपने अपने वेट के बारे में पढ़ा होगा। वेट का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी कहते हैं। मीन्स आप वेट को क्या कहेंगे? अब वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। तो यहाँ जो है ये आपका मास क्या है? मास आपका कांस्टेंट है। हालांकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है तो ये तो सबका वेरी करेगा। ठीक है। तो हम इसे वेरिएबल कह सकते हैं, पर्सन टू पर्सन। लेकिन जो ये आपकी g की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कॉमनली हम इसे क्या कहते हैं कि अर्थ पे, वैसे तो आप पढ़ेंगे आगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में या 9th में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हाइट का, एल्टीट्यूड का या डेप्थ का या रोटेशन का कुछ इफेक्ट होता है इस पर। बट अगर हम माने तो मोस्ट ऑफ हम क्या यूज़ करते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स इसकी वैल्यू हम फिक्स मानते हैं। तो 9.8 तो है इसकी वैल्यू, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट है और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर इसका मैं डायमेंशन बनाऊँ तो मीटर के लिए आएगा m और पर सेकेंड के लिए आ जाएगा t-2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। चलिए इसको भी आप
ये कह सकते हैं कि प्लेस टू प्लेस ये वेरी कर सकता है, बहुत ज़्यादा हाइट में या डेप्थ में। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं जो कि कांस्टेंट है, जिसको आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब कहीं पर भी स्पेस में, किसी अदर प्लैनेट पे, अर्थ पे, डेप्थ में, हाइट में, जहाँ भी जाएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। और आपको ध्यान होगा, आपने 9th में पढ़ा था इसके बारे में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। और यहाँ ये जो g है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मीन्स इसकी वैल्यू कभी वेरी नहीं करेगी कहीं पर भी। तो इसकी वैल्यू थी क्या, 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू विद इट्स यूनिट थी। ठीक है, तो अब इसके पास क्या है, इसकी खुद की यूनिट है। अब यूनिट से हम देखते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आता है या नहीं आता है। ठीक है, अगर आता है तो आप क्या कहेंगे, दिस इज डायमेंशनल कांस्टेंट। और अगर हम इन सब में डायमेंशनल सिंबल रखें और वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो आपके पास MLT की जो पावर्स आएंगी वो 0 आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट तो है लेकिन कैसा है, डायमेंशन लेस। तो एक बार वहीं पर हम चलते हैं, करते हैं। जी के लिए कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हमें इसकी यूनिट के लिए निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट है वैसे, फोर्स की। और अभी अभी हमने फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, ध्यान होगा आपको, क्या था फोर्स के लिए, m1L1T-2। ठीक है, क्योंकि न्यूटन आपका है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम के लिए मास m, आपकी लेंथ है उसके लिए l, और टाइम का स्क्वायर है तो T-2। तो आप न्यूटन के लिए लिखेंगे m1L1T-2। सेकंड है आप मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, तो इसको हम क्या कहेंगे, L2। थर्ड है आपका मास का कॉन्सेप्ट, किलोग्राम, लेकिन पावर -2 है, तो m की पावर हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करके टोटल पावर निकालें कि m की टोटल क्या है, l की टोटल और t के लिए टोटल क्या है। तो m +1 -2, तो टोटल पावर आएगी m-1। l की +1 +2, l 3 हो जाएगा और t आपका -2 हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मींस इसकी वैल्यू फिक्स है बट विद डायमेंशंस है। तो हम ऐसे कांस्टेंट्स को क्या कहेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो शायद ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, व्हाट आर डायमेंशन लेस कांस्टेंट एंड व्हाट आर डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट आर दोज कांस्टेंट whose value is constant but they don't have dimensions, वो dimension less constant होंगे। and those constants which have complete fixed value but they have their dimensions also, उनके पास उनके dimensions भी होते हैं, dimensional formula भी होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, dimensional constant कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से, हमने जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना स्टार्ट किया था वहाँ बात आई थी कि ये कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होता। तो आपने पढ़ा कि कांस्टेंट है वो दो टाइप के होते हैं, डायमेंशनल भी और डायमेंशन लेस भी। और जो आपके इंटीजर, रियल नंबर, डेसिमल में हो या फ्रैक्शन में हो, जैसे भी हैं, उन सब के डायमेंशंस नहीं होते, वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं है, तो आपको कुछ नहीं लिखना। उसके बाद m यहाँ क्या है, हाफ mv² फॉर्मूला है ना, तो m किसे शो कर रहा है यहाँ पर, बोलिए, काइनेटिक एनर्जी में मास को। ये प्रोडक्ट है मास का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, m1। उसके बाद वेलोसिटी का स्क्वायर है और वेलोसिटी का आपने ड्राइव किया था L1T-1 और L1T-1 की पावर है 2। तो अब पावर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगी, m तो क्या रहेगा बाहर क्योंकि पावर 2 सिर्फ v की है, तो m1, l की कितनी बन जाएगी 2 और t की क्या हो जाएगी -2। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, m1L2T-2। सिमिलरली अब हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखते हैं, डिफरेंट टाइप की एनर्जी है बट है तो एनर्जी।
तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है आपका, P पोटेंशियल एनर्जी, m फॉर मास। अब मास है तो इसे हम कहेंगे L, ठीक है। g, यहाँ पे ये g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी तक हमने यहाँ डिस्कस किया था W=mg। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो देखो वैल्यू भी आपने पढ़ी है इसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट तो एक्सेलरेशन की जैसी है, डायमेंशन भी एक्सेलरेशन के जैसा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए L1 और पर सेकंड स्क्वायर के लिए T-2 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं m1 g के लिए L1 T-2 और h हाइट। हाइट एक्चुअली क्या है? एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? L1। टोटली हम कैलकुलेट करेंगे, m की पावर सिर्फ 1 ही है, l की पावर 2 हो जाएगी और t की पावर -2 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर m1L2 T-2 काइनेटिक एनर्जी के लिए और m1L2 T-2 ही है किसके लिए? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो हम इजीली कह सकते हैं कि इनकी डायमेंशनल फॉर्मूलाज सेम है, ये सिमिलर क्वांटिटीज हैं, एक को दूसरे में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। और आप पढ़ेंगे भी कि आपकी काइनेटिक है वो ड्यूरिंग द मोशन पोटेंशियल और पोटेंशियल है वो काइनेटिक में इंटरचेंज होती है। वर्क के बारे में और डिस्कस करते हैं। अब वर्क को आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी निकालते हैं। वर्क को आप क्या कहेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स न्यूटन, और न्यूटन का अब आपको याद हो गया होगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, याद कर लीजिए m1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? L1। कैलकुलेट करेंगे तो m1 L2 और T-2। तो देखिए वर्क है उसका डायमेंशन भी एनर्जी के डायमेंशन के जैसा ही है और इनकी यूनिट्स भी आपने पढ़ी होंगी, जूल, दोनों की सेम होती हैं, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं कि वो क्वांटिटीज तो डिफरेंट हैं बट उनकी यूनिट या डायमेंशंस क्या हो सकते हैं? सेम। हाँ, यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम होंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्या ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन हो यूनिट ना हो, या कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट्स हैं और डायमेंशन ना हो? तो सप्लीमेंट्री के बारे में हम एक बार अभी डिस्कस करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी थी? आपकी रेडियन और स्टीरेडियन, जो आपने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए डिस्कस किया था। तो आप देखिए प्लेन एंगल में आपने डिस्कस किया था θ=L/r और यूनिट क्या थी? रेडियन। यूनिट तो रेडियन थी, फॉर्मूला L/r था। तो अब देखिए फॉर्मूला से L क्या है? आर्क, यानी कि एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है, तो इसको हम L1 कहेंगे। R क्या है? ये भी एक डिस्टेंस है सेंटर से आपकी सरकमफ्रेंस का, तो आप इसे भी क्या कहेंगे? L1। अब आपको पता है L की पावर 1 ऊपर जाकर L की पावर -1 बनेगी, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं। टोटल क्या आ जाएगा? L की पावर 0, M और T ऑलरेडी थे ही नहीं, तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m0 L0 T0, ठीक है। अभी एक बार हम स्टीरेडियन में और देखते हैं ओमेगा के लिए। ओमेगा में आपने एरिया बाय r² किया था। एरिया फर्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला हमने एरिया का ही कैलकुलेट किया था, क्या आया था? L2। और नीचे r डिस्टेंस है उसकी पावर 2 है, तो इसे भी आप क्या कहेंगे? L2। तो अगेन L2 -2 बनेगा, जो क्या बन गया? L0 और आपका फॉर्मूला बन गया m0 L0 T0। तो आप देख सकते हैं जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनकी क्या पावर रेंज हुई है? 0, यानी कि उनकी कोई पावर ही नहीं है। और पावर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। आपको पता है समथिंग हैव पावर 0 = 1 मीन्स 1, ये कांस्टेंट नंबर आ जाएगा 1 जो भी है। तो आप इन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को क्या कह सकते हैं? डायमेंशनलेस कह सकते हैं। दे डोंट हैव एनी डायमेंशन बट दे हैव यूनिट्स। क्लियर हो गया? जो सप्लीमेंट्री है रेडियन स्टीरेडियन, इनकी यूनिट तो होती हैं, क्या? रेडियन स्टीरेडियन यूनिट्स ही हैं, लेकिन इनके डायमेंशंस नहीं होते। तो आपके एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि देयर आर सम क्वांटिटीज विच हैव यूनिट्स बट डोंट हैव डायमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, क्वांटिटीज पूछी जाए तो आप कहेंगे एंगल, सॉलिड एंगल। यूनिट्स पूछी जाए तो आप रेडियन और स्टीरेडियन कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था कि इज देयर एनी क्वांटिटी विच
हैव डायमेंशंस बट नो यूनिट। अगर डायमेंशन है, आप समझ लीजिए कुछ भी डायमेंशन है, चाहे सिंगल डायमेंशन है, एल ही है तो यूनिट तो मीटर बनेगी। अगर टी ही है तो यूनिट आपकी सेकंड बनेगी। चाहे टी की पावर -1 ही है तो यूनिट पर सेकंड बन जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं हो सकती जिसके पास डायमेंशन है और यूनिट नहीं है। देयर शुड बी डायमेंशन एज वेल एज यूनिट्स। यूनिट्स और डायमेंशन होंगे, लेकिन ओनली यूनिट है तो पॉसिबिलिटी है कि इट मे हैव डायमेंशन और नॉट। यूनिट है तो डायमेंशन हो भी सकते हैं, जैसे हमने बहुत सारों को डिस्कस भी किया है, और नहीं भी हो सकते, जैसे आपने रेडियन और स्टेरेडियन को डिस्कस किया है। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि देयर आर सम यूनिट्स which have no dimension, that is radian and steradian, but there is not any quantity which have dimension but no unit, ऐसा नहीं हो सकता। तो शायद दोनों क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और डायमेंशनल फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने भी आ गए होंगे। आप ऐसे ही बहुत सारे, जब आप बुक में ओपन करेंगे तो आपको टेबल मिलेंगे 3-4 पेजेस की, तो उसमें कुछ क्वांटिटीज़ तो ऐसी हैं जो आप अभी +1 का सिलेबस पढ़ रहे हैं, उससे पहले आपने 7th 8th में बहुत थोड़ा सा, फिर थोड़ा 9th में फिजिक्स एक्सपेंड होती है, तो 9th और 10th में कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा है, जैसे स्पीड है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इम्पल्स है, मोमेंटम है, वर्क है, फोर्स है, जैसे कुछ एक मोस्ट ऑफ हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है जी, इस ग्रेविटेशनल फोर्स में जी का तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया। फोर्स का आपको पता ही है m1 n1 t-2, मास m1, इसका भी m1 तो m2 बन जाएगा, और ये लेंथ के लिए l होता है l2, तो मीन्स आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही फिर 10th में आपने कुछ क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, चार्ज पढ़ा, करंट पढ़ा, ठीक है। तो देखिए उसको एक बार देखते हैं, चार्ज, करंट, फिर आपने पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी किया, आपने इसमें रेजिस्टेंस स्टडी किया, फिर रेजिस्टिविटी स्टडी की, तो इनका भी आप स्टेप बाय स्टेप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज। और वैसे हम तो आपकी जो मोस्ट ऑफ जो टेबल है ना इसमें, उसमें आप 30-40% क्वांटिटीज को आप डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और बाकी जो क्वांटिटीज हैं वो आप 70-80% तक क्वांटिटीज +1 के सिलेबस में पढ़ लेंगे, और जिस चैप्टर में जो भी क्वांटिटी आएगी आप इजीली उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक करेंगे जहां नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो रही है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम जरूर निकालेंगे, ठीक है। और जो बचा हुआ 10-15-20% तक का आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला का मटेरियल होगा वो आपका मोस्ट ऑफ 12th तक कवर हो जाता है, तो बहुत कम क्वांटिटीज ऐसी हैं जो आप उसके बाद पढ़ेंगे। तो देखिए करंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप करंट को क्या कह सकते हैं, I = Q/T। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है आपको I का, तो I का आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि I है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी का सिंबल तो हमें पता ही है क्या है, A। तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आप A कह सकते हैं, आप M0, L0, T0, A1 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ दूसरी क्वांटिटी है टाइम। अब टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसका भी कैलकुलेट नहीं करना, इसका तो ऑलरेडी है सिंबल हमारे पास T, कैपिटल T। उसके बाद हमारे पास बचता है क्या, चार्ज। तो अगर हम चार्ज का कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए Q = I × T। अब I का भी आपको पता है, T का भी आपको पता है। I का क्या है A1, T का क्या होगा T1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे मोस्ट ऑफ ऐसा का ऐसा रहने देंगे, गलत नहीं है, बट हम क्या करते हैं MLT की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम M फिर LT, उसके बाद फिर जो फर्दर और क्वांटिटी है उसको हम लिखते हैं। तो हम इसको M0, L0, T1 और A1 लिख सकते हैं। कई बार इसको A1 T1 यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, गलत नहीं होगा। चलिए, तो चार्ज के बारे में पता चला। इससे नेक्स्ट क्वांटिटी हमने पढ़ी थी पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस पे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन इज ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया था वो आपका, तो आप पोटेंशियल को ये कहेंगे W/Q, ठीक है। तो अब देखिए Q का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने रिसेंट अभी कैलकुलेट किया है,
और वर्क डन का थोड़े टाइम पहले किया था। वर्क का फॉर्मूला किसके इक्वल था? एनर्जी के इक्वल, जो कि क्या था, याद होगा ना, m1 L2 T-2 होगा। और चार्ज का अभी भी डिस्कस किया है, क्या है, A1 T1। तो आप पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या बन जाएगा, m टोटल 1 ही है, L टोटल 2 ही है। अब T, ये 1 ऊपर जाके कैसा होगा, नेगेटिव, तो T कितना बन जाएगा, -3, और A भी नेगेटिव होगा तो क्या बन जाएगा, -1। तो ये आपके पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, m1 L2 T-3 A-1। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी आपने रेजिस्टेंस पढ़ी ना, तो रेजिस्टेंस क्या था, रेशियो ऑफ पोटेंशियल विद करंट। ओम्स लॉ से आपने पढ़ा V = RI, और R कैलकुलेट करेंगे तो V/I होगा। तो अब देखिए R = V/I होगा। अब V का आपने कैलकुलेट अभी किया है, हम इसे यूज कर सकते हैं, m1 L2 T-3 A-1। अभी हमने कैलकुलेट किया है, याद हो गया होगा। कई बार क्या होता है, हमसे अचानक पूछ लिया जाए तो V का हमें याद नहीं भी हो, I का तो सिंपल पता ही है, A1 होने वाला है, तो V को आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो साइड में, विदिन 10 सेकेंड आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, V के लिए m1 L2 T-3 A-1 होगा, और आपके करंट के लिए क्या होगा, A1 होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, हमें टोटल पावर्स कैलकुलेट करनी है। m के लिए 1 ही है तो हम m1 कहेंगे, l के लिए 2 है, t के लिए -3 है, और a ऊपर जाके फिर से नेगेटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। तो आप रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्दर ऐसे ही रेजिस्टिविटी करना हो तो रेजिस्टिविटी इजी है, ये आप करके देखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, R = ρL/A। तो ये जो रो का सिंबल है, ये क्या है, आपकी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ओनली हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो A अपवर्ड, तो R × A/ क्या हो जाएगा, L। अब आपके लिए इजी हो गया होगा। R का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया है, कीजिएगा बेटा। और एरिया A4, एरिया का L2 है, और आपके नीचे है लेंथ L1 है। तो टोटल को हमें कैलकुलेट करके लिखना है। आप रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपके डायमेंशनल फॉर्मूलाज के बारे में। और अब डायमेंशनल फॉर्मूलाज की एक खास प्रॉपर्टी भी होती है, क्या है वो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। मीन्स आपके डायमेंशनल इक्वेशन जो भी आप बनाएंगे उसकी हर टर्म होमोजीनियस है, यानी कि किसी टर्म में कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि दो सिमिलर क्वांटिटीज को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे डिस्टेंस है, मीन्स आपने लिया 5 मीटर, तो 5 मीटर में आप मीटर की क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हो ना। डिस्टेंस की क्वांटिटी को 2 मीटर को ऐड करो तो आप कह देंगे 5 + 2 7 मीटर हो गया। अगर मैंने कहा कि 5 मीटर में आप 2 लीटर को ऐड करो तो क्या कर पाओगे, नहीं, डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसी को बोलते हैं, क्या है ये, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए, तो एक बार यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो आज हमने अभी तक किया है विदिन 1 मिनट। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, डायमेंशनल एनालिसिस। और डायमेंशनल एनालिसिस से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर आवर डायमेंशंस। तो डायमेंशंस होते क्या हैं, डायमेंशंस पावर होती हैं। कैसी पावर होती है, जहाँ आप ये देख रहे हैं ना, ये क्या थे, MLT, ये क्या है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल हैं, आप इनको फंडामेंटल सिंबल कह सकते हैं। उनकी पावर कितनी रेज हो रही है, उसके बाद जो फॉर्मूला बन रहा है वो आपका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो आप क्या कह सकते हैं, डायमेंशंस आर द पावर अप टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। जहां तक आप फंडामेंटल यूनिट्स को क्या कर पा रहे हैं, रेज कर पा रहे हैं। कितनी पावर्स आएगी,
फॉर द ड्राइव्ड यूनिट्स। किन यूनिट्स के लिए? ड्राइव्ड के लिए, क्योंकि फंडामेंटल या सप्लीमेंट्री के लिए तो रेज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में है, सिंबल ही है, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी? फंडामेंटल डायमेंशनल सिंबल और डायमेंशनल फॉर्मूलाज थे। उसके बाद फिर आपने कई क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने सीखे हैं। आपने ये भी पता किया कि देयर आर टू टाइप ऑफ कांस्टेंट, कैसे कैसे होते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट में आप एग्जांपल दे सकते हैं, आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ऐसे ही आप पढ़ेंगे बोल्टमैन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्वांटिटीज हम आगे पढ़ने वाले हैं सारी। तो इनकी वैल्यू तो क्या होती है? गैस कांस्टेंट, इनकी वैल्यू होती है कांस्टेंट, बट दे हैव देयर डायमेंशंस आल्सो, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? डायमेंशनल कांस्टेंट। बट कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जैसे पाई है, जैसे ई है, कई बार आप ये सिंबल यूज करोगे ई एक्सपोनेंशियल के लिए, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 2.17 समथिंग जो भी है, 2.7 अप्रॉक्सीमेट। तो है एक फिक्स वैल्यू, आगे कोई उसका यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। या आपके जितने भी इंटीजर रियल नंबर हैं या फ्रैक्शन में, मीन्स फ्रैक्शन में लिखो आप, डेसिमल में लिखो, माइनस प्लस जो भी लगाओ, तो वो कैसे होते हैं? आपके डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने के बाद एक चीज़ माइंड में जरूर आई होगी आपके कि जैसे कांस्टेंट दो टाइप के हैं, कैसे कैसे? डायमेंशनल एंड डायमेंशन लेस। तो ऐसे ही वेरिएबल में भी कोई कैटेगरी है क्या? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल, देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल ऑल्सो। जैसे आप ये कह सकते हैं कि क्वांटिटीज आर ऑफ मेनली टू टाइप, वेरिएबल और कांस्टेंट, लेकिन उनमें भी फिर टू टाइप हैं। कांस्टेंट की टू टाइप क्या हो गई आपकी? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। ऐसे ही वेरिएबल की भी टू आपकी पार्ट कैटेगरीज बनेगी, क्या? डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशन लेस वेरिएबल। एक बार 1 मिनट में उसके बारे में और हम डिस्कस करते हैं। क्या होगा? डायमेंशनल वेरिएबल, आपको नाम से ही पता चल रहा है, दोज क्वांटिटीज विच वैल्यू वेरी विद एनी सिचुएशन वाइज उनकी वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है, बट स्टिल दे हैव देयर डायमेंशंस, लेकिन उनके पास अपने डायमेंशंस होते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हैं जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि एरिया है, तो एरिया हर एक चीज़ का सेम नहीं होता, डिफर करता है ना, बट उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? होता है आपका। तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा तो आप उसको डायमेंशनल वेरिएबल कहेंगे। वॉल्यूम है, अलग अलग जो आपका कंटेनर है उसके अलग अलग वॉल्यूम हो सकती है, तो वॉल्यूम विल वेरी, लेकिन उसके पास क्या है? डायमेंशन है, तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। फोर्स है, एनर्जी है, तो ये सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो सिचुएशन वाइज वेरी करती हैं, लेकिन इनके पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद अब आती हैं कुछ ऐसे वेरिएबल जिनके आपके डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ, तो बेटा किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम? कुछ ऐसे वेरिएबल्स जिनके डायमेंशन फॉर्मूलाज नहीं होते, जिनको हम क्या कह सकते हैं? डायमेंशन लेस वेरिएबल। और ये भी हमने इसी लेक्चर में डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले। आप लोगों ने पढ़ा था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स और उनके डायमेंशन के बारे में। तो सप्लीमेंट्री कौन सी क्वांटिटीज़ की देखना। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी फर्स्ट थी आपका प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या था? थीटा इक्वल टू L/R। यूनिट क्या थी भाई? यूनिट थी आपकी रेडियन, जिसको आप किससे शो कर रहे थे? RD से शो कर रहे थे। डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था आपने, एल के लिए रखेंगे L1, R के लिए भी क्या रखेंगे? R में डिस्टेंस है L1, तो आपका बन गया टोटल L0। तो आप कह सकते हैं M0 L0 T0। डायमेंशन है ही नहीं, क्योंकि डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस आर द पावर्स अप टू विच वी कैन रेज द पावर ऑफ आवर फंडामेंटल सिंबल्स, ठीक है। तो फंडामेंटल सिंबल तो है आपके पास MLT, लेकिन उनकी कोई पावर नहीं है, तो आप इसको एंगल को, प्लेन एंगल को क्या कह सकते हो? डायमेंशन लेस तो है, बट एंगल को भी कांस्टेंट नहीं रहता, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 20, 30, 45, कितना भी डिग्री आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसकी वैल्यू वेरी करती है। ऐसे ही सी रेडियन है आपका सॉलिड एंगल के लिए। तो सॉलिड एंगल फॉर्मूला क्या था? सॉलिड एंगल का भी आपका एरिया अपॉन क्या है? रेडियस का स्क्वायर, R का स्क्वायर आप कह सकते हैं। तो एरिया के लिए आपने निकालना सीखा है L2 है ही, R के लिए L और स्क्वायर है तो फिर से 2, तो आपका फॉर्मूला बन गया M0 L0 T0 अगेन। तो आप क्या कह सकते हैं? जो आपका सॉलिड एंगल है यानी कि स्टीरेडियन है,
वो भी क्या है आपका डायमेंशन लेस है, लेकिन सॉलिड एंगल की वैल्यू भी क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। तो इजीली अब आपको समझ आ गया होगा कि आपकी दो टाइप की क्वांटिटीज आप पहले पढ़ते थे, क्या क्या, वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी, लेकिन अब उनको हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो डायमेंशनल बेसिस पे 4 टाइप की हो जाती हैं। फर्स्ट कैसी है, वेरिएबल विद डायमेंशंस, जिसको हम कह सकते हैं डायमेंशनल वेरिएबल, जिसमें बहुत सारी क्वांटिटीज आती हैं, आपकी एरिया आता है, आपकी वॉल्यूम आती है, आपका फोर्स है, आपकी एनर्जी है, ये सब जो वैल्यूज आपकी आ रही हैं, रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल कौन है, आपके प्लेन एंगल और जो सॉलिड एंगल है, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशन लेस हैं, या रेडियन और स्टेरेडियन वो यूनिट्स हैं जो डायमेंशन लेस यूनिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड आती है डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, हमने ड्राइव भी किया था, क्या था आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी, डायमेंशनल फॉर्मूला आपने थोड़ी देर पहले ही ड्राइव किया, तो मीन्स उसकी वैल्यू यूनिवर्सली कांस्टेंट है, यानी कि वो कांस्टेंट तो है बट स्टिल इट हैव डायमेंशंस आल्सो, ठीक है। और फोर्थ है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जो आपके इंटीजर रियल नंबर वगैरह होते हैं, या पाई है या एक्सपोनेंशियल है, इन सब की वैल्यूज फिक्स है बट दे डोंट हैव एनी यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये आपकी 4 टाइप की वैल्यूज हैं। और उसके बाद हमें डिस्कस करना था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया होगा, आई थिंक ये 40-50 मिनट्स के अराउंड है, तो ज़्यादा हो जाएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आज आपने जो डायमेंशंस फॉर्मूला ड्राइव करना सीखा है, इनकी एप्लीकेशंस, डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस को हम, डायमेंशनल फॉर्मूलाज की नॉलेज को हम यूज़ करके कैसे किसी फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, इज दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, वो हम चेक करना सीखेंगे। दूसरा, कैसे हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑफ द सेम क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि एक फोर्स की यूनिट है और उसे मैं एक्सेलरेशन में या मैं प्रेशर में कन्वर्ट कर दूं, नहीं, फोर्स की ही एक यूनिट को दूसरी यूनिट में करेंगे। जैसे फोर्स की एक यूनिट क्या है, जूल है, दूसरी क्या हो सकती है ना, न्यूटन है, और दूसरी क्या हो सकती है, डाइन। ऐसे ही एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल है, दूसरी क्या हो सकती है, आपकी अर्ग हो सकती है। तो हम ऐसे ही एक यूनिट को दूसरी में, यानी कि सेम क्वांटिटी के एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। और थर्ड हम क्या सीखेंगे कि बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फॉर्मूलाज वी कैन ड्राइव सम इक्वेशंस, सम फॉर्मूलाज आल्सो। हम कोई अननोन क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला भी बना सकते हैं इस नॉलेज को हम यूज करके। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा, और जो आज हमने डिस्कस किया है उसको आप ज़रूर नोट्स बनाइए और अच्छे से स्टडी कीजिएगा नेक्स्ट क्लास लेने से पहले। थैंक यू सो मच।